पूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कश्मीर में आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। मंगलवार 22 अप्रैल कश्मीर के पहलगाम की बेसारन वैली में जब टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे, तब अचानक से कुछ आतंकवादी आए और उनसे उनका नाम पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर उनकी मजहबी पहचान चेक करी और जितने भी गैर इस्लामिक लोग थे उनको गोली मार दी। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक 26 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली शामिल हैं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर देश के हर नागरिक का कलेजा फटा जा रहा है। एक नागरिक बेसुध पड़ा है और उसके साथ एक महिला बैठी है। एक महिला जो घटना से पहले कश्मीर घूमते हुए उसकी तारीफ कर रही है, अगले ही पल उसके पति को भून दिया जाता है। और तो और जब महिला उस आतंकवादी से कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो, तो जवाब में वो आतंकी कहता है कि नहीं, जा ये सब जाकर मोदी को बता दे। दोस्तों, देश के हर कोने से यहाँ पर लोग घूमने आए हुए थे, लेकिन इन आतंकवादियों को किसी क्षेत्र या जात से फर्क नहीं पड़ा। केवल और केवल गैर मुसलमान मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी लोग हिंदू ही थे। इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी में रहने वाले लोगों को ही उनका धर्म पूछकर मार दिया जाता है। क्या आपने सुना है कि कभी किसी इस्लामिक राष्ट्र में किसी के मुसलमान होने पर उसको मार दिया जाए, या फिर इंग्लैंड में किसी को क्रिश्चियन होने पर मार दिया जाए? लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है, जहां हिंदुओं को हिंदू होने पर मारा जा रहा है और नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, इन्हें तो इस्लामोफोबिया हो गया है। सच में हद है। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे भी मन में बहुत गुस्सा है। समझ नहीं आ रहा कि इसका दोष किसे दिया जाए, उन आतंकवादियों को जिन्होंने इन निर्दोष लोगों को मारा, या फिर सरकार को जो अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो गई। दोस्तों, पहलगाम में हुआ ये हमला ना पहला है और ना ही आखिरी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही बस पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा पिछले साल ही अक्टूबर में सुरंग में काम कर रहे 7 मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। 2019 से 2022 के बीच में 9 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया है। 2021 में कश्मीर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट माखन लाल की दुकान में घुसकर उसे मार दिया गया, क्योंकि वह कश्मीरी हिंदू था। उसी दिन पानी पूरी का ठेला लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को भी मार दिया गया। उसी साल 7 अक्टूबर को सत्येंद्र कौर नाम की प्रिंसिपल को स्कूल में घुसकर मारा गया। बात करें 2022 की, तो उस साल भी यह सिलसिला नहीं थमा। इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट का कत्ल कर दिया। इसके बाद रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को भी मार डाला और विजय कुमार नाम के बैंक कर्मचारी को भी गोलियों से भून दिया। मतलब इन जिहादियों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई कहां का निवासी है, क्या काम करता है, किस जात का है। बस फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से कि वह मुसलमान है या नहीं। दोस्तों, एक समय वो था जब आए दिन कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और कुछ लोग ये कह देते थे कि कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ का यूथ भटक जाता है। पर अब 370 हटने के बाद तो यहाँ टूरिज्म गजब तरीके से बढ़ रहा है। पिछले साल ही यहाँ 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, श्रीनगर में फॉर्मूला 1 रेस हुई, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बना दिया गया है, दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन तक चलने वाली है और बच्चे भी रोज स्कूल जा रहे हैं। फिर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आतंकवाद का रोजगार से लेना देना ना तब था और ना आज है। यह तब भी इस्लामिक जिहाद था और आज भी इस्लामिक जिहाद ही है। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय तो आतंकवाद इससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ था। उस वक्त वाजपेयी साहब ने रमजान के पाक महीने को देखते हुए इनके खिलाफ ऑपरेशंस रोक दिए थे, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? आतंकवादियों ने 2000 में अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला कर 30 लोगों की जान ले ली और 60 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। अगले ही साल अमरनाथ यात्रा में शेषनाग में ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए। इसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ यात्रा में नुआन बेस कैंप पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। चलिए दोस्तों, एक बार को मान भी लेते हैं कि इनकी जंग आजादी चल रही है, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है जिसमें आप निहत्थे पर्यटकों को जो आपके शहर घूमने आए उन्हें ही मार रहे हो?
हर युद्ध के कुछ नियम और कायदे होते हैं। आर्मी भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, लेकिन ये आतंकवादी इतने बेशरम और इतने नीच हो चुके हैं कि टूरिस्ट तक को नहीं छोड़ रहे। तो अब समय आ गया है कि एक बार फिर 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, और इस बार वो जवाब ऐसा हो कि पाकिस्तान की जुर्रत ना हो कि वो हमारे देश की तरफ आंख भी उठा सके। साथ ही जो भी देश पाकिस्तान को फंडिंग देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त रुख अपनाना चाहिए। यूएन, ब्रिक्स और G20 में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा अब बेनकाब करना ही होगा। और सबसे जरूरी, अपने ही देश में रहने वाले उन गद्दारों को पहचानना होगा जो इन आतंकवादियों के लिए एक बेस तैयार कर देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं, अब हर हिंदुस्तानी की है। इस लड़ाई से लड़ने के लिए अब हमें एक जागे हुए समाज की जरूरत है। अब समय आ गया है कि पीओके का परमानेंट इलाज हो जाए और ये आतंकी गतिविधियां खत्म हो। हमें विश्वास है कि मोदी जी इन 26 लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि कोई भी हिंदू या गैर मुसलमान इन जिहादियों के लिए केवल और केवल एक टारगेट ही है। अब 3 जुलाई से फिर से अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है। अब देखना होगा कि भारत तब तक क्या कदम उठाता है। धन्यवाद, आज इतना ही। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली